दिल कर बैठा इश्क, जिसे लिखा है अंकिता पांडे ने और आवाज दी है नैना ने। बड़ा सा शादी का मंडप सजा हुआ था। एक दूल्हा अकेला मंडप पर बैठा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था, गुस्सा ऐसा कि अगर कोई सामने आ जाए तो उसकी मौत हो जाए। तभी हाथ में बंदूक लिए 8-10 लोग वहां आते हैं। वो दूल्हे के पास जाकर डरते हुए कहते हैं, भैया जी, वो लड़की कहीं नहीं मिली, हमने उसे हर जगह ढूंढा। उनकी बात सुनकर दूल्हा गुस्से से खड़ा हो जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सबके होते हुए वो भागी कैसे? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग? एक लड़की पर नजर नहीं रख पाए? दफा हो जाओ यहाँ से। भैया जी। वो सभी उस लड़के को भैया जी कहकर बुला रहे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। वहीं एक कोने में कुछ लोग घबराकर सर झुकाए खड़े थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद वो लड़की के परिवार वाले हैं। गुस्से से आग बबूला लड़का उन आदमी और औरत के पास जाता है जो उस लड़की के माँ बाप थे। उनके साथ एक लड़की भी खड़ी थी। वो लड़का उन्हें घूरते हुए जोर से बोलता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो कहाँ गई है? उसकी रौबीली आवाज सुनकर तीनों थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, जिससे लड़का और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो लड़की के पिता पर गन तानते हुए दहाड़ता है, अगर मरना नहीं है तो बता वो कहाँ है, वरना सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। तभी पास खड़ी लड़की ने गुस्से से कहा, भाग गई दीदी, और भागे भी क्यों ना, तुम जैसे गुंडे मवाली से शादी कौन करना चाहेगा? जिस पर उसकी माँ उसे घूरकर चुप रहने के लिए कहने लगी। लड़की की बात सुनकर लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लड़की का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, क्या कहा? मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? अब तो शादी होगी, और आज ही होगी। ये कहकर वो लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए शादी के मंडप में ले जाता है और पंडित जी से कहता है, शादी के मंत्र शुरू करो। दूल्हे का नाम दक्ष था। दक्ष उस लड़की से शादी तो कर रहा था, लेकिन मंत्रों की आवाज के बीच उसे वो दिन याद आने लगे जब उस लड़की से वो मिला था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। कुछ साल पहले की बात है। एक गांव था, राधापुर, बेहद ही खूबसूरत। इस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में एक हवेली थी, प्रताप मेंशन, जो किसी महल से कम नहीं थी। उसमें रहते थे जमींदार ज्ञानेश प्रताप सिंह, उनकी पत्नी जयश्री और उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा मुकुंद प्रताप सिंह और बेटी माया सिंह। माया की शादी हो चुकी थी। पूरे गांव पर ज्ञानेश प्रताप सिंह का राज चलता है, और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। किसी भी गांव वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रताप सिंह के खिलाफ जा सके। प्रताप मेंशन में ज्ञानेश प्रताप सिंह कुछ लोगों से घिरे हुए कोई चर्चा कर रहे हैं। देखने से लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर है। एक आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, बिजली की व्यवस्था ना होने से सभी गांव वाले परेशान हैं। आसपास के गांव में बिजली है, पर हमारे नहीं। मालिक, आपकी कृपा हो जाए तो अपना भी गांव रोशनी से जगमगा उठेगा। ज्ञानेश प्रताप सिंह कुछ देर तक सोचने के बाद बोले, आप लोग चिंता ना करो, हम बड़े अधिकारी से बात करते हैं और इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। तभी उनकी पत्नी जयश्री अंदर आती हैं और बोलती हैं, तो खत्म हो गई आपकी सभा? अरे भाग्यवान, आप तो जानती हैं कि चुनाव का वक्त है। अपना मुकुंद चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में अगर हम गांव वालों की मुश्किलें हल कर लेते हैं तो अपनी जीत पक्की है। ज्ञानेश की बात पर जयश्री ने कहा, अरे आप चुनाव की चिंता कब से करने लगे? हमारी जीत तो हर हाल में पक्की है। उनकी बात सुनकर ज्ञानेश अपनी मूंछों पर ताव देने लगते हैं। तभी बाहर से मुकुंद आता है और उनके पास चला जाता है। वो ज्ञानेश और जयश्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। ज्ञानेश ने मुकुंद से पूछा, और बेटा, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा,
बहुत ही अच्छी बाऊजी, हर बार की तरह इस बार भी जीत अपनी ही होनी है। तभी मुकुंद की पत्नी मानसी सर पर पल्ला डाले चाय नाश्ता लेकर आती है और सबको देती है। वो वापस मुड़कर जाने लगती है, तभी जयश्री बोलती है, अरे बहुरिया, हमारे घर की रौनक कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। मानसी ने कहा, वो अम्मा जी, वो सुबह ही अपने साथियों के साथ कहीं चला गया था। आप तो जानती हैं कि वो मनमौजी है, जो मन करता है वही करता है। ज्ञानेश ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे पोता किसका है? हमारा, ज्ञानेश प्रताप सिंह का। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। मानसी चाय का कप और प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है। कहने को बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन खाना मानसी खुद अपने हाथों से बनाती है। सबको सबकी पसंद का खाना खिलाना उसे अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोड पर धुआं उड़ाते हुए 3-4 जीप फुल स्पीड से चल रही हैं। उसमें बैठे कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें थीं। वहीं उनके बीच एक 26-27 साल के आसपास का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए, वाइट कुर्ता और ब्लैक जीन्स पहने हुए, देखने में किसी हीरो की तरह, एकदम दमदार पर्सनैलिटी। उनमें से एक बंदूकधारी गोपाल, जो कि भैया जी का खास आदमी है, बोलता है, भैया जी, क्या इरादा है? कहाँ चलना है? भैया जी यानी दक्ष प्रताप सिंह, वो ज्ञानेश का पोता और मुकुंद का बेटा था। दक्ष ने अपने गॉगल्स निकालकर अपने कुर्ते की जेब में रखे और कहा, चलो आज चमेली के अड्डे पर चलते हैं। चुनाव का टाइम है, अपने लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। दक्ष की बात सुनकर सभी खुश हो गए। वाह भैया जी, आप हम लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। दक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो तुम सब खुश होकर दिल से काम करोगे। ड्राइवर कार तेज स्पीड में चला रहा था। तभी वो अचानक झटके से जीप रोकता है। उसके पीछे आ रही बाकी जीपें भी झटके से रुक जाती हैं। पीछे की सीट पर दक्ष के साथ बैठे गोपाल ने कहा, अबे अंधा है क्या, या भैया जी को मारने का इरादा है? ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से डरते हुए कहा, भैया जी, सामने। अबे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? गोपाल ने मजाक करते हुए कहा। फिर दक्ष से बोला, भैया जी, हम देखते हैं। वो बाहर निकलता है और सामने देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो झुककर दक्ष के कान में कुछ कहता है, जिस पर दक्ष मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। दक्ष जब सामने देखता है तो भूषण ठाकुर और उसके आदमी बीच सड़क पर कार रोक कर खड़े थे। भूषण ठाकुर चुनाव में मुकुंद के अपोजिट खड़ा था। वो प्रताप फैमिली से बहुत नफरत करता था। उसे पूरे गांव पर राज करना था, जो वो ज्ञानेश प्रताप सिंह की वजह से नहीं कर पा रहा था। भूषण दक्ष के पास आते हुए बोला, बच्चे, अपने बाप से कह देना कि चुनाव से पीछे हट जाए और अपना नाम वापस ले ले। दक्ष हंसते हुए बोला, क्यों, डर गए क्या? अभी तो चुनाव हुए भी नहीं और पहले ही हार मान ली। फिर भूषण की आंखों में देखते हुए कहा, बच्चा समझने की भूल मत करना, चुपचाप अपने आदमियों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। भूषण गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इस बार तो जीत मेरी ही होगी। हारने के बाद तेरे बाप की पूरे गांव में बदनामी ना हो, इसलिए नाम वापस लेने के लिए कह रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, लगता है इस बार तुम सब अपनी बेइज्जती करवा कर ही दम लोगे। दक्ष ने भूषण को घूरते हुए कहा, तू हमारी चिंता छोड़ दे भूषण, अपनी सोच। तुझे क्या लगता है पैसों से तू सबको खरीद लेगा? जीतने के लिए ताकत चाहिए, रुतबा चाहिए, जो तेरे पास बिल्कुल नहीं है। भूषण के एक आदमी ने दक्ष पर बंदूक तानते हुए कहा, भाई जी, इसको तो अभी सबक सिखाते हैं। तभी गोपाल और उसके साथी भी भूषण और उसके आदमियों पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन दक्ष हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहता है। गुस्से में भूषण चिल्लाया, शायद तू हमें जानता नहीं है, हमारे नाम से सब थर थर कांपते हैं। अभी इसी वक्त चाहूं तो तेरा काम तमाम कर सकता हूं।
दक्ष ने भी तेज आवाज में जवाब दिया, जानता तो तू हमें नहीं है, वरना ऐसी बातें अपने मुंह से कभी नहीं निकालता। इसके बाद भूषण ने अपने आदमी को इशारा किया। वो सभी दक्ष पर वार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। भूषण का आदमी दक्ष को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़कर उसकी हड्डी मरोड़ते हुए बोला, भूषण, हमें कमजोर समझने की कोशिश मत कर। इसके बाद दक्ष और उसके आदमी भूषण के आदमियों से लड़ने लगते हैं। उसी समय खेतों की पगडंडियों से होकर 2 लड़कियां आ रही थीं। ये थीं शिवाक्षी और मानवी। दोनों गांव की ही लड़कियां थीं। मानवी की उम्र करीब 25 साल थी। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। भूरी आंखें, कंधे तक लहराते बाल और जिंदगी में बस एक ही सपना था उसका, बहुत बड़ा बनना। वहीं शिवाक्षी ने अभी अभी अपने 18वें साल में कदम रखा था। भोली और मासूम सी दिखती थी। कमर तक बाल आते थे उसके। नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेने वाली थी वो लड़की। सड़क पर लड़ाई होती देखकर दोनों डर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाती हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगती हैं। मानवी फुसफुसाकर शिवाक्षी से बोली, इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? कैसे बीच सड़क पर मारपीट कर रहे हैं? शिवाक्षी ने कहा, अरे दीदी, ये बड़े लोग हैं, इनकी तो वैसे ही सबसे दुश्मनी रहती है। पूरे गांव वाले इनसे परेशान हैं, पर मजाल है कि कोई कुछ बोल दे। मानवी बोली, ये लोग तो गुंडे मवाली हैं, कौन इनके मुंह लगे। मानवी एकटक दक्ष को लड़ते हुए देख रही थी, जो बेदर्दी से एक आदमी को मार रहा था। मानवी गुस्से में बोली, हाँ, ये लड़का ऐसे किसी को कैसे मार सकता है? इसमें जरा भी सेंस नहीं है क्या? देखो कैसे खून बह रहा है सामने वाले का। अभी मैं इसको बताती हूँ। इतना कहकर मानवी पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और गुस्से में दक्ष की तरफ बढ़ती है। कैसी रहेगी मानवी और दक्ष की पहली मुलाकात? कौन थी वो लड़की जिससे दक्ष शादी करना चाहता था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें दिल कर बैठा इश्क, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दक्ष से सामना करने के लिए मानवी पेड़ की ओट से बाहर निकली और उसकी तरफ आगे बढ़ी ही थी कि तभी शिवाक्षी ने उसका हाथ पकड़कर वापस पेड़ के पीछे खींच लिया और बोली, अरे दीदी, आप क्यों बीच में टांग अड़ाने जा रही हैं? ये सब तो लड़ते ही रहेंगे, हम धीरे से निकलते हैं ना, अम्मा और बापू परेशान हो रहे होंगे। शिवाक्षी की बात मानवी को सही लगी, इसलिए वो दोनों धीरे धीरे पेड़ों के साइड से जाने लगी। दक्ष अचानक पायल की आवाज सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे 2 लड़कियां दिखाई दी, जिनकी पीठ उसकी तरफ थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जा रही थीं। तभी मानवी ने पीछे की तरफ देखा और दक्ष को अपनी तरफ देखते देखकर तुरंत मुंह फेर लिया और धीरे से बोली, उसने हमें देख लिया। शिवाक्षी ने इतराते हुए कहा, मानवी दी, अभी तो आप फैंटम बन रही थी, अब आप डर क्यों रही हैं? वैसे भी हम हैं ना आपके साथ, ऐसे 10 लोगों को यूं उठाकर पटक सकते हैं हम। शिवाक्षी की बात सुनकर मानवी पहले तो हैरान रह गई, फिर मुंह दबाकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर शिवाक्षी मुंह बनाते हुए बोली, हंस क्यों रही हो दीदी? हमें ऐसा वैसा मत समझो, बहुत ताकत है मुझ में, आपको नहीं पता, आपसे ज्यादा देसी घी खाते हैं हम। वो अपने हाथ के टोले दिखाने लगी। मानवी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ हाँ, तू तो बहुत ताकतवर है, चल अब ज्यादा टोले मत दिखा, नहीं तो ये सारे तुझे देखकर डर जाएंगे। शिवाक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, पता है, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। वही दक्ष दोनों को जाता देख रहा था। तभी गोपाल उसके पास आया और बोला, क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं, तुम इन लोगों को सबक सिखाओ, हम घर वापस जा रहे हैं। दक्ष ने कहा और जीप में बैठकर घर के लिए निकल गया। इधर शिवाक्षी और मानवी जैसे ही घर पहुंची, एक आवाज ने उनके कदम रोक लिए। वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ती हैं
तो खाट पर 2 बुजुर्ग आदमी और एक महिला बैठे हुए दिखाई देते हैं। बुजुर्ग महिला ने हुक्का गड़गड़ाते हुए कहा, क्यों री छोरी, इतना वक्त कहाँ लगा दिया? कब की गई थी तुम दोनों और अब आ रही हो? बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम तो आते ही राशन पानी लेकर चढ़ गई बच्चियों पर। बुजुर्ग महिला ने तंज कसा। हाँ, आप तो चुप ही रहो, आपने ही इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। तभी अंदर से एक महिला सिर पर पल्लू डाले आती है और बोलती है, अम्मा जी, मैं समझाती हूँ इन दोनों को। बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे संगीता, तू तो इस शिवाक्षी को समझा, खुद तो बिगड़ी हुई है, मेरी लाडो को भी बिगाड़ रही है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे शारदा, अब रहने भी दो, बेचारी बच्चियां खेतों से काम करके आई हैं, थोड़ा बैठने तो दो। बुजुर्ग आदमी का नाम हरीलाल था। वो शिवाक्षी और मानवी को अंदर जाने का इशारा करता है, जिस पर वे दोनों जल्दी से घर के अंदर भाग जाती हैं। तभी शारदा ने पूछा, अरे ये तो बताती जा, तेरा बापू जयंत खेतों से कब तक आएगा? जयंत मानवी के पिता हैं और संगीता उसकी माँ। गांव में मानवी और शिवाक्षी का 3 कमरों का छोटा सा घर है, जो कि मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। जयंत खेती बाड़ी करके किसी तरह अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। मानवी और शिवाक्षी जैसे ही घर के अंदर आती है, संगीता शिवाक्षी को घूरते हुए कहती है, क्यों री शिवाक्षी, तुझसे कितनी बार कहा है कि मानवी से दूर रहा कर? खुद तो बिगड़ी हुई है, मेरी लाडो को भी बिगाड़ रही है। इसके माँ बाप तो चले गए, लेकिन इसे छोड़ गए, नाक में दम कर रखा है बिल्कुल। संगीता की बातें सुनकर शिवाक्षी की आंखें नम हो जाती हैं। संगीता और जयंत उसके चाचा चाची हैं। जब वो 3 साल की थी, तभी एक महामारी में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। तब से ही वो संगीता और जयंत को माँ बाप मानती है। वैसे तो सभी उससे प्यार करते हैं, पर कभी कभी संगीता उसके साथ रूखा व्यवहार करती है, और अगर बात मानवी की हो तो अकेले में वो उसे 2-4 थप्पड़ भी मार देती है। पर शिवाक्षी ने कभी भी उनकी बातों या फिर मार का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो चाहे जैसी भी थी, उसने उन्हें माँ का दर्जा दिया था। वो दिल से उन्हें अम्मा बोलती थी। आज वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से एक बेहतर जिंदगी जी रही थी। शिवाक्षी की आंखों में आंसू देखकर संगीता बोली, हाँ, अब आंसू बहाने मत बैठ जाना। पता है ना, तेरे बापू के आने का वक्त हो गया है, अभी खाना भी बनाना है। चल रसोई में जरा हाथ बटा। शिवाक्षी ने नल पर जाकर हाथ मुंह धोया और रसोई में चली गई खाना बनाने। संगीता मानवी के पास गई और बोली, तुझसे कितनी बार कहा है कि शिवाक्षी से दूर रहा कर, सुनती क्यों नहीं है? मानवी ने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, कितने दिनों बाद तो मैं गांव आई हूँ, फिर शिवाक्षी साथ रहती है तो वो मेरा काम कर देती है। दरअसल मानवी बाहर रहकर पढ़ाई करती है और बस छुट्टियों में ही घर आती है, इसलिए उसका अधिकतर वक्त शिवाक्षी के साथ ही बीतता है। जयंत ने शिवाक्षी को भी शहर भेजना चाहा पढ़ने के लिए, लेकिन शिवाक्षी घर की परिस्थितियां जानती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। 12वीं पास करने के बाद अब वो घर पर रहकर संगीता की घर के कामों में मदद करती है या फिर जयंत के साथ खेतों में काम करती है। मानवी ने नल पर हाथ मुंह धोते हुए कहा, अम्मा, तुम बेवजह शिवाक्षी के पीछे पड़ी रहती हो, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? संगीता ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तुझे क्या पता कि उसकी वजह से हमारे खर्चे कितने बढ़ गए हैं। तेरी शादी ठीक से हो जाए वही बहुत है, उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? मानवी ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा, अम्मा, तब की तब देखी जाएगी, उसके लिए तुम अभी से परेशान क्यों हो रही हो? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, करो जो करना है, संगीता ने कहा और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। मानवी ने हंसते हुए कुछ देर उन्हें देखा
और फिर अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। वहीं शिवाक्षी रात का खाना बनाकर सबको खिलाने में व्यस्त हो गई। उसके लिए कब रात बीत गई और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह के 5 बजे ही शिवाक्षी उठ जाती है, नहा धोकर आंगन में तुलसी जी में जल चढ़ाकर दिया जलाती है और फिर चूल्हे पर सबके लिए चाय बना रही होती है। वो सबसे पहले शारदा और हरीलाल को चाय देती है, फिर जयंत को और सबसे आखिर में मानवी को, जो अभी सोकर उठी थी। लो दीदी, गर्मा गर्म चाय पियो। शिवाक्षी ने चाय का गिलास मानवी को थमाते हुए कहा और खुद भी उसके बगल में बैठ गई चाय पीने। मानवी एक घूंट चाय पीते हुए बोली, वाह शिवी, सुबह सुबह तेरे हाथ की चाय पीकर तो मेरा दिन बन जाता है। तभी शिवाक्षी ने चहकते हुए कहा, अच्छा दीदी, आप नहा धोकर तैयार हो जाओ। सारा काम निपटाने के बाद आज हम आपको यहाँ के बाजार में ले जाएंगे। वहाँ की चाट आप खाएंगी ना तो खूब तारीफ करेंगी। चल ठीक है, पर आज खेतों पर नहीं जाना है क्या? जाना तो है, पर हम जल्दी आ जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, हम तैयार रहेंगे। इसके बाद शिवाक्षी ने मानवी के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहा, अच्छा दीदी, ये बात अम्मा को मत बताना, नहीं तो वो हम दोनों को जाने नहीं देंगी। मानवी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। इधर प्रताप मेंशन में दक्ष जिम एरिया में एक्सरसाइज कर रहा था। उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था। उसकी बॉडी इस वक्त पसीने से लथपथ थी, जिससे वो देखने में काफी आकर्षक लग रहा था। तभी मानसी उसके लिए गिलास में जूस लेकर आई और बोली, बेटा, बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दक्ष ने जूस पीते हुए कहा, बस अम्मा, हम नहाकर उन्हीं के पास जाने वाले हैं। मानसी ने दक्ष के सिर पर हाथ रखा और बोली, हाँ, तू जानता है ना कि चुनाव का वक्त है और हमारे बहुत दुश्मन हैं। तू अपना ख्याल रखा कर। तुझे पता है ना कि तुझ में मेरी जान बसती है। दक्ष ने गुरूर से कहा, अम्मा, तुम बेवजह चिंता करती हो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो दक्ष प्रताप सिंह का मुकाबला कर पाए। जानती हूँ बेटा, पर माँ का दिल है ना, तेरी चिंता कैसे न करे। हाँ? दक्ष ने मानसी का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, अच्छा अम्मा, हम अपना ख्याल रखेंगे। अब हम नहाने जा रहे हैं। दक्ष नहा धोकर ज्ञानेश के पास जाता है और उनके पैर छूकर बोलता है, प्रणाम दादाजी। खुश रहो बेटा, ज्ञानेश ने कहा। इस वक्त वो अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने आके कहा, हाँ बेटा, आज तुम मुकुंद के साथ चले जाना चुनाव प्रचार के लिए, और तुम्हारी दोनों बहनें नीति और नितारा को बाजार से कुछ सामान लेना है तो तुम उनके साथ चले जाना। तुम्हें पता है बाहर हमारे बहुत दुश्मन हैं, ऐसे में उन्हें अकेले भेजना ठीक नहीं है। ठीक है दादाजी। दक्ष मुकुंद के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाला होता है कि नीति दौड़ती हुई उसके पास आती है और बोलती है, भैया जरा जल्दी आ जाना, मुझे और जीजी को बाजार जाना है। दक्ष नीति और नितारा को अपने साथ लेकर बाजार की तरफ चल देता है। उसके पीछे 2 गाड़ियां और निकलती हैं, जिनमें उसके आदमी थे। वहीं कोई लगातार दक्ष पर नजर रखे हुए था। उन्हें निकलते हुए देखकर उसने किसी को फोन किया और कहा, वे सब निकल गए हैं, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मानसी और शिवाक्षी भी बाजार घूमने के लिए घर से निकल चुकी थीं। क्या इस बार दक्ष और मानवी की हो पाएगी पहली मुलाकात? क्या दक्ष पर मंडरा रहा है कोई बड़ा खतरा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें दिल कर बैठा इश्क, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। इस बात से अनजान था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अपनी बहनों को लेकर थोड़ी ही देर में मार्केट पहुंच जाता है। वो कार से बाहर निकलकर नीति और नितारा से जल्दी सामान लेने के लिए कहता है और गोपाल को
उनके साथ भेज देता है। इधर मानवी शिवाक्षी के साथ मार्केट में इधर उधर देखते हुए खुशी से कहती है, शिवी, ये मार्केट तो पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है। पिछली बार तो इतनी दुकानें नहीं थी यहाँ। शिवाक्षी ने मानवी की बात को अनसुना करते हुए कहा, दीदी जल्दी चलो ना, यूं कैसे कछुए की तरह चल रही हो? कछुआ भी आपसे तेज चलता है। तू मुझे कछुआ बोल रही है? रुक, तुझे बताती हूँ। कहकर मानवी शिवाक्षी को मारने के लिए दौड़ती है तो शिवाक्षी उसे जीभ दिखाते हुए भाग जाती है। दक्ष किसी से फोन पर बात करने के बाद जैसे ही पलटता है, दौड़ती हुई मानवी उससे टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि दक्ष उसे कमर से पकड़ लेता है। वहीं मानवी गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे देखकर एक पल के लिए दक्ष ठहर जाता है। रेड कलर का सूट सलवार पहने, माथे पर छोटी सी रेड बिंदी लगाए, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मानवी को महसूस हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजरें जैसे ही दक्ष की नजरों से टकराती हैं, वो झटके से उससे अलग होती है। माफ करिएगा, ये बोलकर वो भाग जाती है। दक्ष उसे जाते हुए देखता रहता है। उसे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन फिर दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देता है और अपना सिर झटक कर अपने फोन की ओर देखने लगता है। इधर शिवाक्षी ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे ये दीदी कहाँ रह गई? मानवी ने शिवाक्षी का कान पकड़ते हुए कहा, मैं यही हूँ। और क्या कह रही थी तू? शिवाक्षी ने जल्दी से कहा, दीदी कान छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। मानवी उसका कान छोड़ देती है और बोलती है, चल अब तू ही देर कर रही है। शिवाक्षी ने दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, दीदी रुको ना, यहाँ देखो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, चलो ना लेते हैं। चल, मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी दुकान पर नीति और नितारा भी अपने लिए चूड़ियां देख रही थी। दक्ष उनके पास खड़ा इधर उधर देख रहा था क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी नीति और मानवी ने एक ही चूड़ी पर एक साथ हाथ रखा और किसी और का हाथ देखकर दोनों ने एक दूसरे को घूरा। नीति ने कहा, ये पहले मैंने पसंद की है, इसलिए ये मैं लूंगी। मानवी ने भी कहा, नहीं, इसे पहले मैंने पसंद किया है, इसलिए ये तो मैं ही लूंगी। दोनों ही उस चूड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि दोनों को ही वो शाइनिंग मल्टी कलर की चूड़ियां पसंद आई थीं। नीति ने मानवी को घूरते हुए कहा, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अभी मेरा भाई चाहे तो पूरी दुकान खरीद सकता है। मानवी ने भी उसे घूरते हुए जवाब दिया, क्यों, तुम्हारा भाई कोई तोप है क्या जिसकी धमकी मुझे दे रही हो? चूड़ियां तो मैं ही लूंगी। नीति ने अपने भाई को बुलाया। भैया! दक्ष उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ? दक्ष को देखते ही मानवी थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो उससे टकराई थी। फिर उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जो उस दिन गुंडों की तरह लड़ रहा था। तभी नीति ने चूड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया मुझे ये वाली चूड़ी लेनी है। हाँ तो ले लो, जो भी तुम्हें लेना हो। नीति ने मानवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर भैया इसे भी वही चूड़ियां लेनी है। दक्ष ने सामने देखा तो मानवी को देखकर ठहर गया क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो उससे टकराई थी। दक्ष ने मानवी को घूरते हुए पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मानवी ने धीरे से बड़बड़ाया, गुंडे। क्या कहा तुमने? दक्ष ने उसे बड़बड़ाते हुए देखकर पूछा। मानवी ने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाई, फिर फौरन हाँ में हिला दी, फिर जल्दी से बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी इस हरकत पर दक्ष उसे घूरने लगा, साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी जिसे उसने कंट्रोल कर लिया। दक्ष ने नीति को देखते हुए पूछा, तुम्हें ये चूड़ियां पसंद है? हाँ। दक्ष ने नीति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर ये चूड़ियां खुश हो गई
तभी पीछे से आवाज आई। ऐसे कैसे आपकी हुई? सबने पीछे देखा तो शिवाक्षी मानवी के पीछे से निकलकर आगे आई। वो अपनी एक सहेली से बात करने में व्यस्त थी, इसलिए नीति और मानवी की बातचीत नहीं सुन पाई थी, लेकिन उसने दक्ष और मानवी की बातचीत सुन ली थी। शिवाक्षी ने दक्ष को घूरते हुए कहा, ये चूड़ियां मेरी जीजी को पसंद आई हैं, तो ये चूड़ियां मेरी जीजी ही लेंगी। दक्ष ने शिवाक्षी को देखा। उसने सफेद और पीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था। उसकी नीली आंखें, कमर तक लंबे बालों की बनी हुई चोटी और आंखों में गुस्सा देखकर दक्ष को अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। दक्ष ने मानवी को घूरते हुए शिवाक्षी से कहा, ये चूड़ियां क्या, अब मैं पूरी दुकान खरीद लूंगा। बोलो, अब क्या करोगी? शिवाक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर नीति पर पड़ी, जो मुंह फुलाए दूसरी तरफ देख रही थी। नीति? शिवाक्षी ने पुकारा तो नीति ने उसकी तरफ देखा और चहकते हुए बोली, हाँ? शिवी जीजी, आप यहाँ? शिवाक्षी खुशी से उसके पास गई और बोली, अरे नीति, तू यहाँ क्या कर रही है? मानवी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, शिवी जीजी, मुझे और इन्हें, हमें एक ही चूड़ियां पसंद आई हैं। आपको तो पता है ना कि मुझे चूड़ियां कितनी पसंद है। शिवाक्षी ने कहा, नीति, ये मेरी मानवी जीजी है, तुम्हें बताया था ना। फिर उसने दुकानदार से पूछा, भैया, इसमें और भी चूड़ियां हैं क्या? दुकानदार दक्ष के कारण डरा हुआ था। वो घबराते हुए बोला, नहीं। शिवाक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, अब क्या करें? दक्ष ने शिवाक्षी को घूरते हुए कहा, करना क्या है? नीति, तुम चूड़ियां ले लो। नीति ने एक बार शिवाक्षी को देखा। वो शिवाक्षी को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। नीति शिवाक्षी से 1 साल छोटी थी, लेकिन शिवाक्षी ने कई बार उसकी मदद की थी और हमेशा उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाती थी। शिवाक्षी ने कहा, देखो, तुम दोनों को ही ये चूड़ियां पसंद है और तुम दोनों ही इन्हें छोड़ना नहीं चाहती हो, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। सब उसे देखने लगे। शिवाक्षी ने जल्दी से चूड़ियां उठाई और अपने दोनों हाथों में पहन ली। नीति और मानवी तो मुंह खोले उसे देखती ही रह गई। जहां ये दोनों चूड़ियों को लेकर आपस में लड़ रही थी, वहीं उसने तो पहन भी ली। शिवाक्षी हाथों में चूड़ियां पहने हंसते हुए अपने हाथों को निहार रही थी। वहीं सभी उसे गुस्से से घूर रहे थे। जब उसने सबके गुस्से भरे चेहरे देखे तो दांत दिखाते हुए बोली, ये चूड़ियां मेरे हाथों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बेचारी मुझसे कह रही थी कि मुझे पहन लो। ये चूड़ियां भी ना बहुत शैतान है। मानवी और नीति एक साथ बोली, हाँ, शैतान तो बहुत है, तो क्यों ना हम इसे इसकी शैतानी की सजा दे। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और शरारती मुस्कान लिए शिवाक्षी की ओर देखने लगी। शिवाक्षी उन दोनों को घबराते हुए देखने लगी और लार गटकते हुए मन में सोचने लगी, पता नहीं अब ये दोनों मेरे साथ क्या करेंगी। मानवी और नीति एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान के साथ शिवाक्षी की ओर बढ़ने लगती हैं। उन दोनों को इस तरह मुस्कुराते देख शिवाक्षी घबरा जाती है और मन में सोचती है, हाँ, तू तो गई शिवी बेटा, अब दिमाग चला, नहीं तो ये दोनों तुझे नहीं छोड़ेंगी। इससे पहले कि ये कुछ करे, यहाँ से निकल ले। शिवाक्षी घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है और हल्का सा हंसते हुए कहती है, अरे वो देखो, आइसक्रीम वाला। क्या सच में? मानवी और नीति ये सुनते ही दूसरी ओर देखने लगती हैं और इसी बीच शिवाक्षी वहां से भाग खड़ी होती है। जब मानवी और नीति को एहसास होता है कि शिवाक्षी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, तो वो गुस्से में उसकी ओर दौड़ पड़ती हैं। दक्ष
ये सब देखकर गुस्से से उबल रहा था। वो शिवाक्षी को घूरते हुए धीरे से बुदबुदाया, हाँ, पागल लड़की। शिवाक्षी मानवी और नीति से बचने के लिए दक्ष के पीछे जाकर छिप जाती है। मानवी और नीति उसे पकड़ने के लिए दोनों ओर से घेर लेती हैं। जैसे ही मानवी शिवाक्षी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। लेकिन गिरने से पहले ही दक्ष उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। उधर नीति तब तक शिवाक्षी को पकड़ लेती है और कहती है, अब बताओ जीजी, अब कहाँ भागोगी? बहुत परेशान कर लिया हमें। शिवाक्षी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नीति, मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारी और जीजी की मदद ही की है। नीति ने उसे घूरते हुए पूछा। अच्छा, वो कैसे? उन दोनों की नोक-झोंक में दक्ष अपने होश में आता है और मानवी को छोड़ देता है। मानवी खुद को संभालती है और शिवाक्षी की ओर बढ़ जाती है। वहीं एक आदमी लगातार दक्ष पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके हाथ में गन थी और वो मौका मिलते ही दक्ष को शूट करने वाला था। क्या दक्ष अपनी ओर बढ़ती मुसीबत से बच पाएगा? क्या मानवी और दक्ष पर चढ़ने वाला है प्यार का रंग? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें दिल कर बैठा इश्क, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि।